हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बेलव चैनल वेब साइकोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम ख़त्म करने वाले हैं अपने क्लास 11th का चैप्टर 2 और हमारा लास्ट टॉपिक है एनालिसिस ऑफ डेटा। डाटा आप जो भी कहे, वैसे डाटा हम नहीं कहते, डेटा ही कहते हैं अक्सर। एंड देन हम देखेंगे कि ये जो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी हम देख रही है, जो पूरा चैप्टर है, उसके कुछ लिमिटेशंस क्या हैं, और अगर हम रिसर्च प्रोसेस को करवा रहे हैं या फिर कर रहे हैं खुद, तब हमें कौन सी एथिकल इश्यूज़ को, कौन सी एथिक्स को मानना चाहिए, या फिर हमारे लिए कौन से एथिकल इश्यूज अराइज हो सकते हैं। ओके, अब तक हमने बहुत सारे मेथड्स देखे डेटा को कलेक्ट करने के लिए। अब हम देखते हैं उस डेटा को हम एनालाइज कैसे करते हैं, क्योंकि हमने शुरुआत में ही पढ़ा है कि पहले तो कलेक्शन होगी, उसके बाद एनालिसिस होगा, और फिर हम देखेंगे कि हमने जो हाइपोथेसिस बनाया है उसके साथ चीज़ें मैच करती है या नहीं। तो एनालिसिस के लिए बेसिकली हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव एंड द सेकेंड वन इज क्वालिटेटिव मेथड्स। तो हम पहले क्वांटिटेटिव को देखते हैं, देख लेते हैं क्या लिखा है। सो देखो, नाम से आपको पता लग रहा है ना कि क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, यहाँ पे नंबर्स से बात होगी, और क्वालिटेटिव मतलब यहाँ पे इस चीज़ों की क्वालिटी कितनी है उससे बात होगी। जैसे अगर आपके पास मानो 20 दोस्त है, आपके 20 दोस्त है, तो वो क्वांटिटी में तो 20 है, लेकिन आपके जब ख़राब कोई टाइम आता है, कुछ आपके साथ गलत हो जाता है, तब आपके साथ एक भी दोस्त आपको दिखने को नहीं मिलता है कि कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, आप किसी से बात कर पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास क्वांटिटी है, नंबर्स है, बट आपके पास क्वालिटी नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर मानो किसी के पास 2 ही दोस्त है या फिर किसी के 2 ही दोस्त है, तो क्वांटिटी में बहुत कम है, 2 है बस, लेकिन जब भी कोई भी ख़राब टाइम होता है, अच्छा टाइम होता है, वो दोस्त हमेशा साथ ही रहते हैं, यानी उसके पास क्वालिटी है। तो समझ आ गई ना बात? ओके। सो साइकोलॉजिस्ट क्या टेस्ट करते हैं? साइकोलॉजिकल टेस्ट मतलब हम कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं उसके बारे में हम बात करें। So, psychological tests, questionnaires, structure interview, etc. contain a series of close-ended questions and their probable response are given in these measures. तो जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, क्वेश्चनर्स या फिर स्ट्रक्चर जो इंटरव्यू होता है, हमने देखा था ना इंटरव्यू 2 तरीके के हैं। तो वहाँ पे क्या होती है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो क्लोज एंडेड होते हैं, यानी उनके जो रिस्पॉन्सेस है वो किस तरीके के होते हैं, येस नो MCQ में इस तरीके से होता है। और ये किस तरीके की चीज़ों को मेजर करती है? मोस्टली इंटेलिजेंस या फिर जो एकेडमिक चीज़ें हैं, एकेडमिक इंटेलिजेंस है, उनको मेजर करती है। In doing calculation, the researcher converts the psychological attributes into a quantity. Usually numbers में मतलब कन्वर्ट कर देते हैं जो भी रिस्पॉन्सेज हैं उनको, और इस तरीके से इस मेथड से हमने क्या किया है, क्वांटिटेटिव मेथड्स के थ्रू हमने, मतलब मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ तो आपके लिए आसान होगा। सो फॉर द पर्पज ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन, ए रिसर्चर में कंपेयर इंडिविजुअल स्कोर विद दैट ऑफ द ग्रुप और कंपेयर द स्कोर ऑफ 2 ग्रुप्स। तो जैसे इंटेलिजेंस पे बेस्ड या फिर एकेडमिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस है, तो मानो 20 क्वेश्चंस है, तो किसी एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में जो मोस्टली 15 क्वेश्चंस करेक्ट है, और किसी दूसरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में मोस्टली 18 क्वेश्चंस करेक्ट है, यानी एवरेज 18 रिस्पॉन्सेज सही हैं और यहाँ पे एवरेज 15 रिस्पॉन्सेज सही है। तो उस हिसाब से अगर क्वांटिटेटिव मेथड से देखेंगे तो किसका स्कोर ज़्यादा है, या फिर किस ग्रुप का इंटेलिजेंस या फिर स्पेसिफिकली एकेडमिक इंटेलिजेंस ज़्यादा है, जिस ग्रुप का एवरेज 18 है। समझ में आ गई बात? ओके। सो दिस रिक्वायर्स यूज ऑफ सर्टेन स्टेटिस्टिकल मेथड्स। यहाँ पे अलग अलग स्टेटिस्टिकल मेथड्स की यूज़ करते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड। जैसे मीन तो मैंने बताया ही है ना, कि जैसे किसी ग्रुप का एवरेज 18 है और 15 है, तो वही मीन से, तो एवरेज मीन तो सेम ही है। मेथड्स ऑफ वेरिएबिलिटी, और वहाँ पे अलग अलग मेथड्स की वो वेरिएबिलिटी यूज़ की जाती है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन एंड सो फोर्थ, यानी और भी कई सारी चीज़ों की यूज़ की जाती हैं। ओके, then these are some of the other advanced statistical methods enable researcher to make inference and give meaning to the data। और ये वो चीज़ें हैं जो कि थोड़े बहुत और स्टेटिस्टिकल मेथड्स है। जैसे नॉर्मली तो क्या है क्वांटिटेटिव में, जैसे टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, क्वेश्चनर, स्ट्रक्चर इंटरव्यूज, ये तो क्वांटिटेटिव है ही, लेकिन इनके साथ साथ और भी जो स्टेटिस्टिकल मेथड्स है, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड या फिर वेरिएबिलिटी के जो मेथड्स है, जैसे रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी कुछ क्वांटिटेटिव मेथड से डेटा को एनालाइज करने के लिए।
तो आप सीधा लिख सकते हैं जो क्वांटिटी के बेसिस पर डेटा को एनालाइज करते हैं वो क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं, जो क्वालिटी के बेसिस पे करते हैं वो क्वालिटेटिव मेथड्स हैं। जैसे क्वालिटेटिव पे क्या है, क्वालिटेटिव पे ह्यूमन की एक्सपीरियंसेस की बात की जा रही है। पहले हमने देखा कि लोगों की इंटेलिजेंस या फिर एकेडमिक इंटेलिजेंस बस, बट क्वालिटेटिव पे क्या है बेटा, ह्यूमन एक्सपीरियंस। So if you want to know how mother feels about the loss of a child, you need to hear her story to understand how experience is organized and what meaning she has given to her suffering. This is called a narrative analysis. So इसको हम narrative analysis कहते हैं कि अगर किसी माँ ने मानो बच्चे को खोया है तो अगर और इस बात से वो कैसा फील करती है तो आपको उनकी पूरी कहानी जाननी होगी, पूरी नरेशन उनकी सुननी होगी और वहाँ से आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपनी सफ़रिंग को क्या मीनिंग दिया है। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि मैं बहुत सेंसिटिव बात कहना चाहती हूँ, आई होप ये चीज़ें किसी को ऑफेंड ना करें। तो कई बार ऐसे होते हैं कि जैसे किसी बच्चे का डेथ हो गया है तो माँ ऐसा सोचती है कि चलो मेरा बच्चा जो उसको पेन होता, वो अगर बीमार रहता, सफ़र करता तो उसको दर्द होता, तो उस दर्द से उसको छुटकारा मिल गया, वो भगवान के पास चला गया, तो ये सोच के माँ जो है खुश हो जाती है। बट ऑन द अदर हैंड ऐसे भी हो सकता है कि कोई माँ ऐसी है जो अपने बच्चे के मरने पर भगवान को कोसती रही है कि आपने मेरा बच्चा छीन लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बहुत चीज़ें ऐसी होती है। तो यहीं पे दो अलग अलग लोग सफ़र तो दोनों ही कर रहे हैं। अगर किसी के बच्चे का डेथ हो जाता है तो माँ को दर्द होता है, लेकिन एक माँ ने सोचा कि मेरे बच्चा अगर बीमार रहता, उसको दर्द होता, इस दर्द से वो चला गया है, मैं खुश हूँ। खुश नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा इस चीज़ को इस तरीके से चैनलाइज किया। लेकिन दूसरी एक और माँ है जिन्होंने भगवान को कोसा कि आपने मेरे बच्चे को ले लिया, आपने मेरे बच्चे को छीन लिया मेरे से, इस तरीके से। तो इस तरीके से जो एक्सपीरियंस है उससे हम क्वालिटेटिव मेथड्स को क्वालिटेटिव मेथड से हम लोगों के इसी तरीके के एक्सपीरियंस को जज करते हैं या फिर एनालाइज करते हैं, हम कहेंगे। और जैसे आपने किसी की कहानी को पूरा सुना है, उसने नरेट किया है, तो नरेशन का मतलब तो समझते ही है ना। तो किसी ने अपनी कहानी खुद से नरेट किया है, आपने उसको एनालाइज किया है, इट इज़ कॉल्ड नैरेटिव एनालिसिस। ओके। ऑल्सो डेटा आर नॉट अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्कोर। यहाँ पे डेटा जो है स्कोर के फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है। जैसे पहले था कि क्वेश्चंस थे, उनका आंसर थे, वहाँ से आप स्कोर निकाल सकते हो, बट यहाँ पे उनकी कोई स्कोर नहीं है। यहाँ पे जो भी है सबके पार्टिसिपेंट्स के अपने शब्द है, और फील्ड नोट्स टेकन बाय द रिसर्चर, फोटोग्राफ्स, इंटरव्यू रिस्पॉन्स नोटेड बाय द रिसर्चर, टैप्ड वीडियो रिकॉर्डेड, इनफॉर्मल टॉक्स। और जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है रिसर्चर के द्वारा वो क्या होती है, या तो नोट्स बनाया जाता है या फिर रिसर्चर्स ने फ़ोटो खींचा। और इंटरव्यू रिस्पॉन्सेज भी जो है वो बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से हैं। हो सकता है टैप किया, टैप रिकॉर्डर जिस ऑडियो रिकॉर्ड किया या फिर वीडियो रिकॉर्ड किया, इस तरीके से होती है। एंड दिस टाइप ऑफ डेटा कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू स्कोर और सब्जेक्टेड टू स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। इनको हम स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, स्टेटिस्टिकल मेथड से एनालाइज नहीं कर सकते हैं। रिसर्चर यूजेस द टेक्निक ऑफ कंटेंट एनालिसिस टू फाइंड आउट द thematic categories and build those categories taking examples from both data. It is more descriptive in nature. तो जो रिसर्चर है वो लोग मोस्टली यहाँ से थीम निकालते हैं कि किस तरीके की थीम है। जैसे मैंने 2 माँ के एग्जाम्पल दिया है, एक ने पॉजिटिवली सोचा कि मेरे बच्चा दर्द से निकल गया है, वो खुश हुई है, तो ये एक थीम है। दूसरी माँ ने भगवान को कोसा कि आपने मेरे बच्चे को छीन लिया है, तो ये भी एक थीम है। तो इस तरीके से थीम वाइज देखते कि किस तरीके के थीम है वो उस पूरी कहानी का या फिर उस पूरी डेटा का। ओके, तो आपको समझ आ गया क्वालिटेटिव डेटा। अभी नोट है एक इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। और क्या है कि जो भी नोट्स वगैरह अलग से मैं लिखती हूँ ये इम्पॉर्टेंट है। सो इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी, रेदर दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर in order to understand the phenomena in its totality. A suitable combination of both is required. यहाँ पे आएगा is required. ओके, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है कि कहीं पे मानो क्वालिटेटिव है तो वहाँ पे क्वांटिटेटिव मेथड नहीं यूज़ हो सकता है। कई बार किसी एक फेनोमेना को समझने के लिए भी हमें दोनों ही मेथड्स की ज़रूरत होते हैं।
है ना। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मानो जो माँ भगवान को कोस रही है वो मेंटली ज़्यादा अनस्टेबल होगी, तो उन्होंने कुछ ऐसे काम किए होंगे गलत गलत, मतलब कुछ ऐसा करती होगी, मेंटली अनस्टेबल होने जैसा कुछ काम है, तो इसको हम स्कोर के तौर पे देख सकते हैं कि इन्होंने ऐसा कितने बार किया है, इनकी दिमागी हालत इस तरीके से कब से हुई है। तो ये भी चीज़ जो हम कलेक्ट कर रही है तो क्वांटिटी के बेसिस पे है, कितने दिन से ये कर रही है, कितनी बार कर रही है। और दूसरे तरफ पे हम उनकी बात को सुन रहे हैं, ये क्वालिटेटिव मेथड है। तो कई बार एक चीज़ों को समझने के लिए ही दोनों तरीके के मेथड्स चाहिए होते हैं। ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है कि ये हो सकता है दूसरा नहीं हो सकता, इस तरीके से नहीं है। ओके, तो पूरा हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म है। अभी ये जो हम इंक्वायरी कर रहे हैं ना बेटा, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। अब चांद पे भी दाग है और इंक्वायरी के लिमिटेशंस नहीं होंगे, ये थोड़ी हो सकता है। ओके, सो द फर्स्ट लिमिटेशन इज, कुछ कुछ है, कितने पॉइंट्स हैं हमारे, 3 पॉइंट्स है। ओके, सो द फर्स्ट लिमिटेशन या फिर ड्रॉबैक्स डीमेरिट्स, अब जो भी कहे बात एक ही है। सो द फर्स्ट वन इज लैक ऑफ ट्रू जीरो पॉइंट। So physical science, psychological measure do not start from a true zero. For intelligence can't be measured from zero because no person has absolutely zero intelligence. तो जैसे फिजिकल साइंस जो होता है उस पर क्या होता है कि हम ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, कि कोई फेनोमेना है या फिर कोई इंसिडेंट है वो ऑलरेडी ज़ीरो पे है। जैसे कुछ नई चीज़ की डिस्कवरी होती है ना, या फिर कुछ नई चीज़ों की इन्वेंशन होती है। तो साइंस में क्या होता है, डिस्कवरी होता है, इन्वेंशन होता है, इस तरह। सॉरी, डिस्कवरी नहीं, डिस्कवरी तो हम हर जगह, डिस्कवरी मतलब कोई चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, आपने उसको डिस्कवर किया है, सॉरी माय बैड। यहाँ पे हम इन्वेंशन की तौर पे देखेंगे। तो अगर हमने मान लीजिए कोई नया थ्योरी इन्वेंट किया, या फिर कोई चीज़, फिजिकल साइंस में क्या होता है कि इस चीज़ की पता नहीं था किसी किसी को, उसने इस चीज़ को शुरू से शुरू किया, फिर वो वन से वन तक लेके गया है। बट साइकोलॉजी में जो भी चीज़ों को हम देखते हैं वो एक डिस्कवरी होती है, क्योंकि हर चीज़ पहले से होती है, हम बस उसको डिस्कवर करते हैं। जैसे फ्रूड ने साइको एनालिसिस को डिस्कवर किया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि साइको एनालिसिस मतलब जो अनकॉन्शियस थॉट्स था, बिलीव्स था, साइको एनालिसिस थ्योरी का जो मेन थीम है वो नहीं था। ऑफ कोर्स वो था, बट उन्होंने डिस्कवर किया। बट साइंस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नया नया इन्वेंशन है। ओके, सॉरी, फिजिकल साइंस में। ओके, जैसे कि इंटेलिजेंस है। अब आपने किसी इंसान ने इंटेलिजेंस को डिस्कवर किया, इंटेलिजेंस के बेस पे थ्योरी दी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी का एकदम एब्सोल्युटली ज़ीरो इंटेलिजेंस था। ऑफ कोर्स था, पहले से भी, ज़ीरो तो नहीं होता है ऐसे ही, मतलब यही पॉइंट है। सो ज़ीरो पॉइंट्स आर असाइंड आर्बिटरीली मेकिंग स्कोर रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट। तो जो ज़ीरो पॉइंट है आर्बिटरीली का मतलब होता है कि उसको एक तरीके से, किसी भी तरीके से स्टैंडर्ड, मतलब एक स्टैंडर्डाइज करके, एक टेस्ट करके दे दिया जाता है, ताकि जो स्कोर बने, मतलब एक आइडिया के तौर पे दे दिया जाता है, ताकि जो भी स्कोर हम ले वो थोड़ा रिलेटिव हो, मतलब सोच समझ के थोड़ा दे दिया जाता है, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं हो पाता है। ओके, देन relative nature to psychological tools. Tests are created for specific cultural and environmental context. A test developed from urban children may not suit rural children. तो जो भी टेस्ट है, जो साइकोलॉजिकल टूल्स है, जो भी टेस्ट हमारा है, वो किसी स्पेसिफिक जन के लिए मतलब डेवलप की जाती है, और वो एक ही टेस्ट, वो यूनिवर्सल नहीं होता है, हर जगह पे हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। तो ये भी एक दिक्कत है। सो इसीलिए साइकोलॉजिकल टूल्स में नीड टू अडेप्टेड बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन बीइंग टेस्टेड। इसीलिए ओवरऑल जो पॉपुलेशन के ऊपर टेस्ट होगा उसके बेसिस पे जो भी साइकोलॉजिकल टूल्स है, टेस्ट है, उनको अडेप्ट करना चाहिए। ओके, देन द नेक्स्ट इज सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत ज़रूरी है। सो जो क्वालिटेटिव डेटा होती है, जैसे इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, ये ना डिफरेंट रिसर्चर के द्वारा डिफरेंटली इंटरप्रेट किया जा सकता है ना। सो यहाँ पे क्या होता है, इंसान की पर्सनल बायसेस होती है, पर्सनल व्यू पॉइंट्स होती है, जो कि जो इंटरप्रिटेशन है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। देन दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। और इसलिए यहाँ पे शायद कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहता है, कई बार वो चीज़ें प्योरली सब्जेक्टिव हो जाता है, यानी जो भी सब्जेक्ट है, जो भी रिसर्चर है, वो जो टेस्ट ले रहे हैं, और जो भी सब्जेक्ट है उनके मतलब पर्सनल ले लेते वो चीज़ों को, ऐसे ओवरऑल यूनिवर्सल तौर पे नहीं लेते, क्योंकि उनकी अपनी पर्सनल बायासेस होती है, पर्सनल व्यू पॉइंट्स वगैरह होते हैं। तो ये थे हमारे 3 लिमिटेशंस, 3 खराबी साइकोलॉजी। खराबी मतलब डीमेरिट्स, खराबी तो नहीं कहेंगे।
ओके, अब हम हमारे कौन से एथिकल चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, कौन सी एथिक्स को ध्यान रखना है। फर्स्ट वन इज़ वॉल्यूंटरी पार्टिसिपेशन। अब जो भी सब्जेक्ट है हमारे टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो लोग, उनके पास अपनी फ्रीडम होनी चाहिए डिसाइड करने की कि वो लोग पार्ट लेना चाहेंगे या नहीं। और हम कोई कोएर्सन मतलब कोई फोर्स नहीं कर सकते, एक्सेसिव इंड्यूसमेंट, पेनल्टीज फॉर विड्रॉइंग आफ्टर स्टार्टिंग, ये सब कुछ हम नहीं कर सकते। हम ना तो उनको फोर्स कर सकते हैं, और अगर बाद में वो लोग छोड़ दे, नहीं मना कर दे, तो हम उनको पेनल्टी फाइन वाइन नहीं लगा सकते हैं। ओके, दूसरा बात है कि इन्फॉर्म कंसेंट लेना चाहिए। कंसेंट मतलब परमिशन लेनी चाहिए। अब हम किसी का डेटा मतलब कलेक्ट कर रहे हैं, उनसे अपना रिसर्च कर रहे हैं, तो उनका कंसेंट होना चाहिए, उनका परमिशन होना चाहिए। और पहले ही टेस्ट को, स्टडी को शुरू करने से पहले ही उनको क्लियरली हमें इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, ये चीज़ें आपको हमें बताना है, और क्या आपकी परमिशन है, क्या आपकी कंसेंट है, तो ही हम करेंगे। और मस्ट गिव कंसेंट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एनी पोटेंशियल रिस्क प्रोसीजर। और कई बार क्या होता है कि हमें कोई भी रिस्क अगर है तो उनके बारे में भी उनको बताना है, फिर उनका कंसेंट लेना चाहिए। जैसे पर्सनल सेंसिटिव क्वेश्चंस हो सकता है, कई बार इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है, तो ये चीज़ें होंगी, आपको हम बहुत ही पर्सनल सवाल ऐसे पूछेंगे, ये चीज़ होंगी, तो क्या आपकी परमिशन है, क्या आप कंसेंट देते हैं, इस तरीके से हमें पूछना चाहिए। और अगर फिर वो राज़ी होते हैं तभी हमें आगे बढ़ना चाहिए। ओके, एंड देन फोर्थ वन इज़ डीप ब्रीफिंग का मतलब है कि हम कौन से मेथड को यूज़ करेंगे, या फिर हमारा जो पूरा ओवरऑल स्टडी है उसका क्या पर्पस है, उसको हम ब्रीफ करके पहले ही उनको बता देंगे। स्पेशली अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसेप्शन इन्वॉल्व है तो हमको और ज़्यादा अच्छे तरीके से बताना है। और इससे क्या होगा कि पहली बात तो उनको पूरी चीज़ें पता होगी, और दूसरी बात उनकी अगर एनजाइटी होगी तो वो भी रिड्यूस हो जाएगा, और वो लोग एक अच्छे से मेंटल स्टेट में हमारी जो स्टडी है उसको एंटर करेंगे और स्टडी को करेंगे। देन नेक्स्ट वन इज शेयरिंग द रिजल्ट ऑफ द स्टडी। अब हमने पार्टिसिपेंट से अपनी मतलब हमारे लिए डेटा तो कलेक्ट कर लिया उनसे, अपने फ़ायदे के लिए, अपने रिसर्च के लिए, लेकिन हम अगर स्टडी से क्या निकला है, क्या फाइंडिंग्स है, क्या रिजल्ट है, वो नहीं बताएंगे तो नहीं चलेगा। हमें जो स्टडी की फाइंडिंग है वो भी उनको बतानी है। और इस तरीके से जो भी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हमारी फुलफिल होगी, और साथ के साथ गेन एडिशनल इंसाइट्स फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स। और अगर वहीं पे मानो कुछ गलत हुआ है, या फिर कुछ ऐसा हमारे स्टडी में निकल के आया है जो कि सही नहीं है, उन्होंने शायद बताते समय गलती कर दी है, हमने नोट करते समय गलती कर दी है, तो ये जो इम्पोर्टेंट इंसाइट्स है, एडिशनल कुछ इम्पोर्टेंट इंसाइट्स, वो भी हमें देखने को मिलेंगे, और बाद में हम वो पता लगा सकते हैं। देन द लास्ट वन, एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी। हमें जो भी पर्सन का हमने डेटा लिया है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है टेस्ट का, उनके जो डेटा है, उनके जो इन्फॉर्मेशन है, उनको हमेशा प्राइवेट रखना है। दिस इज़ कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब चीज़ें जो है कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, प्राइवेट होनी चाहिए। और नेम्स को हमें बहुत ही कम सिचुएशन पर रिकॉर्ड करनी चाहिए, अनलेस वेरी मच नेसेसरी। और अगर रिकॉर्डेड भी हो जाती है तो इनका एक सेपरेट डेटा होना चाहिए, और रिसर्च के बाद हमको उनको डिस्ट्रॉय भी करना है। मानो अगर हम अभी 10 लोगों का होता तो हम याद रख लेते, लेकिन अगर अभी हम 100 लोगों के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो भाई 100 लोगों के ऊपर अगर हम स्टडी कर रहे हैं, मतलब 100 लोगों के ऊपर अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो नाम याद रखना उतना मतलब पॉसिबल नहीं होता है 100 लोगों का नाम। तो आप अगर चाहो तो नोट करके रख सकते हो, लेकिन जैसे आपका रिसर्च ख़त्म होगा, आपको उनके जो डेटा है, नाम वगैरह है, उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। एंड विद दैट हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन था लास्ट में, और लास्ट क्लास है इसलिए कुछ बातें हैं। पीडीएफ के लिए आपको जाना होगा टेलीग्राम चैनल, बिलव्ड कम्युनिटी करके चैनल का नाम है, वहाँ पे आपको ये जो पीडीएफ है ये पीडीएफ मिल जाएगा। और एक और बात, मैंने एक बीच में फीडबैक फॉर्म डाला था, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग फीडबैक फॉर्म फिलअप करो, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपके क्वेश्चंस करवाऊँगी। बट फ़िलहाल के लिए फ़ीडबैक दो ताकि मेरे को पता चले क्या चल रहा है क्या नहीं।